देखिए, शुभ समाचार की बात तो होगी जाहिर तौर पर, लेकिन उससे पहले बात जो है ठंड की हम कर लेते हैं, जिसका असर आम जनजीवन पर अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखिए, अगले 2-3 दिनों तक कड़ाके की ठंड रहने वाली, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर वालों का सामना जो है अगले 2 दिनों तक शीतलहर से होने वाला है, कड़ाके की ठंड से होगा। हालांकि आज भी देखिए दिल्ली में धूप है, और ये धूप जो है दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, किसी वरदान से कम नहीं है। मौसम विभाग की अगर माने तो पंजाब और हरियाणा के भी शीतलहर की चपेट में आने की पूरी संभावना है, और राजस्थान गुजरात तक भीषण ठंडा महसूस की जा रही है। उधर देखिए पहाड़ जो है बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस बर्फबारी से यहां पहुंचे पर्यटक जो हैं वो बहुत खुश हैं। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो आस्था के धाम में बर्फ की कहानी बयां कर रही है। हम आपको उत्तराखंड के वो 2 तीर्थ दिखाने वाले हैं जो आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, लेकिन इस वक्त यहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम इस वक्त सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है। वैसे ये तीर्थ श्रद्धालुओं से हमेशा ही पटा रहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ बर्फ के सिवाय कुछ नहीं है। कुछ यही हाल केदारनाथ धाम का भी है, जहां इस वक्त 3 फीट मोटी बर्फ नजर आ रही है। तो बर्फ के बीच कैसी है बद्री विशाल की तस्वीर, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर कम नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने नजारा भले ही खुशनुमा कर दिया हो, लेकिन तस्वीरें बताती है कि प्रचंड ठंड ने शहर के हालात बदल दिए हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम, जो 3 महीने पहले तक श्रद्धालुओं से गुलजार रहा, वहां के हालात देखना किसी दिलचस्पी से कम नहीं। पवित्र बद्रीनाथ यात्रा शुरू होती है तो ये सारा शहर बद्रीनाथ धाम गुलजार रहता है पर्यटकों से, श्रद्धालुओं से। इन गलियों में पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ कई सारे कॉटेज हैं और रहने की जगह है, खाने पीने की जगह है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है और यहाँ पर लगभग 3 से 4 इंच की जो है बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाके इन दिनों बर्फ की सफेद चादरों से ढके हैं। कुदरत की मर्जी है, इन पहाड़ों पर कभी हरियाली देखने को मिलती रही, आज वो सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। बर्फ से ढके इन पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ गई है। इसकी गोद में बसा बद्रीनाथ धाम इससे अछूता नहीं है। यात्रा शुरू होने के पहले बद्रीनाथ के इस पूरे प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ अगर कुछ दिखती है तो वो है सिर्फ सफेद बर्फ। हालांकि हर साल के मुकाबले लगता है इस बार बर्फबारी काफी कम हुई है। यहाँ 2 से 4 फीट तक बर्फ जमा होती थी, लेकिन इस बार ये महज कुछ इंचों में है। और ठंड का आलम ऐसा है कि ये जो पीछे आगे मंगल द्वार पर एक तालाब है, और ये देख रहे हैं आप जो पूरी छोटा सा तालाब है, इसके पानी की ऊपरी जो परत है वो पूरी तरह से जमकर पपड़ी हो चुकी है। और पूरा ये जो इलाका है, ये जो हिमालयन आप देख रहे हैं रेंज, ये सब बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये दुर्लभ स्फटिक मणि शिवलिंग का जो मंदिर है, देखिए इसके प्रांगण में भी पूरी तरह से बर्फ जम चुकी है। मणि रत्नेश्वर महादेव जहाँ पर हम माथा टेकने के लिए आते हैं, ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि चूंकि कई बार पुलिस का दौरा यहाँ पर होता है, सुरक्षा के नाते आईटीबीपी भी आती है, इसलिए सड़कें, कुछ हिस्सा सड़क का जरूर यहाँ पर खुला हुआ है। आम लोगों के लिए आना यहाँ पर इस समय बैन है, वो नहीं आ सकते इस समय। लेकिन आप देखिए कि अगर यहाँ पर कुछ है तो वो सिर्फ है बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से बद्री विशाल की ये दर कितनी बदल चुकी है, बानगी भी देखिए जरा। लेक के पास हूं, हालांकि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहां पर ठोस जमीन है या कहीं पर आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी एक तरह की पपड़ी जमी हुई है। ये देखिए इसके आगे यहाँ पर पैर धंस रहा है, और नीचे जाएंगे तो ये पूरा पानी जो है उस पर एक परत सी जम गई है। ये समझने के लिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कैसे फिसल के गई पूरी बर्फ। आप इस बर्फ पर चल सकते हैं। अमूमन होता अगर ये तापमान नीचे अगर ये 2 से 4 इंच मोटी हो तो आप समझिए कि पानी के ऊपर चला जा सकता है। ये देखिए, ये है ये पूरी तालाब परत जो है वो जम चुकी है, पूरा तालाब यहाँ पर जम चुका है। बद्री विशाल इन दिनों अपने शीतकाल प्रवास पर जोशीमठ पधार चुके हैं, तो फिलहाल इस इलाके की हिफाजत का जिम्मा आईटीबीपी के जवानों के हवाले है। तापमान -16 डिग्री है, लेकिन जवानों का हौसला देखिए।
इस समय पूरा जो प्रांगण है वो बर्फ से, हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले या पहले के मुकाबले बर्फबारी जरूर यहाँ थोड़ी कम हुई है, और लेकिन बावजूद जो पहाड़ियां हैं वो आप देखेंगे बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। बाहर आईटीबीपी के प्रहरी हैं, और सबसे दिलचस्प बात आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं जहां खड़ा हूं बाबा के धाम में, इस प्रांगण में, इस समय तापमान -16 डिग्री है। और आप सोचिए कि जब सूरज डूबता होगा तब ये तापमान कितना होगा। और यहाँ जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह जी हैं। देखिए, सिर्फ एक लेयर की जैकेट इन्होंने पहनी है, पैरों में जूते भी नहीं है, चप्पल है। अब आप सोचिए कि इतनी ठंड में ये जो प्रहरी हैं जो यहाँ बाबा के मंदिर की हिफाजत करते हैं, ठंड नहीं लगती हरिंदर जी? नहीं, कम लगती सोचे। हमारे इंस्ट्रूमेंट है रहने के लिए और ओढ़ने के लिए, सारी व्यवस्था है, कोट पहने पोने के लिए। लेकिन -16 डिग्री, आप सोचिए ना, मुझे बिना ग्लव्स में इतने में भी ठंड लग रही है। मैं देख रहा हूँ आपके चप्पल पहने हुए, आपने जूते, मतलब मुझे देख के मुझे ठंड लग रही है। अभी हम नीचे जो तप्त कुंड वहाँ से आया था, सफाई किया था, नारद कुंड और जो तप्त कुंड है सब जगह हमने सफाई की, क्योंकि यहाँ पे सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ रोजाना हर रोज होता है। और पानी तप्त कुंड का हम हमेशा चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फौजी भाई लोग आते हैं और नहा जाते, कोई लत्ते कपड़े यहाँ पे छोड़ देते, उनको हमको फिर उठाना पड़ता और फिर दूर फेंकना, ताकि बाबा के यहाँ पे कोई गंदगी ना हो। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी से यहाँ तस्वीरें भले ही सफेद हो गई हो, लेकिन शांति मैदानी इलाकों में नजर आ रही है, क्योंकि ठंड का कहर लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर रहा है, जिसमें राहत हाल फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है। बद्रीनाथ धाम से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ देखिए, उत्तर भारत जो है कड़ाके की ठंड की चपेट में नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में जहां गलन और शीतलहर की चपेट में यह नजर आ रहा है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को ठंडा किया है। साथ ही साथ नजारे जो हैं खुशनुमा हो चले हैं। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इस बीच देखिए, कश्मीर में रेलवे की तस्वीरें जो है वो बहुत शानदार है। देखिए, ये नजारा किसी विदेशी जमीन या किसी प्लेटफॉर्म का नहीं है। ऐसी तस्वीरें आपने साइबेरियन या फिर यूरोपियन देशों में जरूर देखी होंगी। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अब ये तस्वीरें अपने ही देश में सुलभ हैं, तो आप ये जरूर पूछना चाहेंगे कि तस्वीर आखिर आई कहाँ से है। चलिए बिना ज्यादा उलझाए आपको बता ही देते हैं। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की, जहाँ हुई बर्फबारी ने यहाँ का नजारा ही बदल कर रख दिया। इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर खुद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शेयर किया है। इसमें उन्होंने इंडियन रेलवे और कश्मीर को हैशटैग किया है। वैसे कश्मीर ही नहीं, देश के कई दूसरे पहाड़ी इलाकों में नजारा कुछ इसी तरह खुशनुमा हो चुका है। ये तस्वीरें शिमला की है, जहां बर्फबारी के बाद शहर की सूरत पूरी तरह सफेद हो गई है। छतों, रास्तों और जहां तक नजर जा रही है, वहां सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। इसका नतीजा ये है कि शहर में सैलानियों की संख्या काफी बढ़ गई है। सैलानियों की संख्या गाड़ियों की इन कतार से भी समझ सकते हैं। फिर घुड़सवारों का ये रेला बताने के लिए काफी है कि सैलानियों को यहाँ का मौसम किस तरह रास आ रहा है। इट वॉज अ रैंडम प्लान। हमने नॉर्मली देखा कि न्यूज में था कि शिमला रिसीव्ड फर्स्ट स्नोफॉल, तो वी इमीडिएटली पैक्ड। और विद किड्स इट वाज डिफिकल्ट, बट स्नो का मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई रियली वांटेड टू बी हियर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, द व्यू इज ब्यूटीफुल, पीपल आर वेरी लाइवली है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए काफी एक्टिविटीज वगैरह है यहाँ पे, और फूड इज ऑल्सो फाइन, चाय वगैरह है, वेदर इज फाइन। अब सैलानी यहाँ आकर मजे ले रहे हैं, कई तरह के गेम्स खेल रहे हैं, सेल्फी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने में जुटे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है सर, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है इस सीजन की, और स्पेशली स्नोफॉल के लिए आए हैं। लेट आई है इस बार, दिसंबर की बजाय जनवरी में, बट इट्स अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है देख के भी, और ट्रैकिंग में और मजा आ रहा है। सिर्फ हिमाचल और कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी से सब कुछ बर्फ से ढक गया है। केदार घाटी की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां बर्फ ने पूरे इलाके को ढक लिया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने सैलानियों के दिलों को खुश कर दिया है। यही वजह है कि टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला श्रीनगर भी इस भीषण बर्फबारी से अछूता नहीं रहा है। बात करें कुपवाड़ा की तो यहाँ चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ की वजह से सड़क दिखना ही बंद हो चुकी है। इस बीच बीआरओ के जवान वहां लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं। ये जवान वहां सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं ताकि सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा सके। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की मदद ली जा रही है। ये गाड़ियां खास बर्फ हटाने के लिए बनाई गई हैं, जो सड़क पर गिरी बर्फ को तेजी से काटते हुए किनारे फेंक देती है। देखिए, दिल्ली में भी ठंड है और मौसम विभाग लगातार शीतलहर की चेतावनी दे रहा है, लेकिन दिल्ली पर सूरज मेहरबान नजर आ रहा है। सुबह धूप लगातार दस्तक दे रही है और यही वजह है कि ठंड के बावजूद दिल्ली जो है रात की सांस ले रहा है। दिल्ली में स्कूल खुल गए हैं और बच्चे जो हैं ठंड को मात देकर स्कूल जा रहे हैं। ठंड भी इन बच्चों के मजबूत इरादों के आगे पस्त नजर आ रही है। कंधों पर बस्ता टांगे ये बच्चे जो हैं स्कूल पहुंचे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई खलल ना हो, व्यवधान ना हो। लेकिन कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, जबकि कुछ का ये कहना है कि टाइमिंग्स में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देखिए ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। कोई बच्चे बीमार, क्लास में कोई बच्चे बीमार वगैरह भी पड़ जाते हैं? नहीं, क्लास में कोई बीमार नहीं, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। तो आप लोगों की प्रेयर्स कहाँ हो रही है? बाहर ही हो रही है? नहीं, क्लासरूम के अंदर है। क्लासरूम के अंदर कोई काम कर रहे हैं आपके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वेटर नहीं पहनेगा तो यही हाल होगा। दिखाऊं स्वेटर? पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। अगर राजधानी की बात की जाए तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा बताया ये गया है कि तापमान 2 डिग्री तक आज जाने की आशंका थी। सुबह के वक्त तकरीबन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लगभग हर वेदर स्टेशन पर दर्ज किया गया है और इसके चलते लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन उनका क्या, उन बच्चों का क्या जिन्हें स्कूल जाना ही है। इस वक्त हम राजधानी में स्कूल के बाहर मौजूद है। बच्चे पूरी अपनी तैयारियों के साथ, टोपियों, अपने कोट्स के साथ में यहाँ पर आए हैं। लेकिन किस तरह से उनके पेरेंट्स बच्चे मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स से ही बात करते हैं, उसके बाद बच्चों के पास जाएंगे। मैम, ठंड बहुत ज्यादा है, 2 डिग्री बताया गया है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? वेल, मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी होना चाहिए था। जब ठंड इतनी पड़ रही है तो एक्सटेंड करना चाहिए था, क्योंकि कुछ स्टेट में एक्सटेंड करी है हॉलीडेज। बट मेन तो अब ठंड तो सभी जगह है, एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है या सिटी में नहीं है, तो बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है। समंदर की रखवाली आसान नहीं होती, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। उसने हर बार अपने आप को अव्वल साबित किया है। इस बार भी वो सुर्खियों में है। उसने 2 बड़े काम कर दिए हैं। देखिए, कोस्ट गार्ड ने बंगाल में 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बचा लिया, तो गुजरात के पास समंदर से कई मछुआरों को नई जिंदगी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बुजुर्गों की मदद के लिए ऐसे बढ़ाए हाथ, कुछ इस तरह महिलाओं को दिया सहारा। ये तस्वीरें इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है और ये देवदूत और कोई नहीं बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में गंगा सागर के पास 2 जहाज कोहरे और चक्रवात में फंस गए थे। इन्हीं जहाजों में सैकड़ों श्रद्धालु थे जो गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने गए थे। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से स्नान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन्हीं में से कुछ श्रद्धालु अचानक इस मुश्किल में फंस गए और इनके यात्री जहाज रेत में अटक गए। जब इसकी सूचना कोस्ट गार्ड को मिली तो वो बिना सोचे हरकत में आ गए। तुरंत उसकी टीम वहां भेजी गई ताकि लोगों की मदद की जा सके और उन्हें वहां से निकाला जा सके। इसके बाद कोस्ट गार्ड के जवान अपने इस मिशन में जुट गए। जो जैसी स्थिति में था उसने वैसे ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। इस तरह वहां फंसे इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोस्ट गार्ड ने बंगाल ही नहीं बल्कि देश के पश्चिमी हिस्से में भी कमाल कर दिया। ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर के पास की हैं, जहां कोस्ट गार्ड ने समंदर से कई मछुआरों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। बताया गया कि इन मछुआरों की एक बोट में आग लग गई थी। इसके बाद कोस्ट गार्ड तक इसकी खबर पहुंची तो उसके जवान फिर तैयार हो गए और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान कोस्ट गार्ड ने स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फिर मछुआरों को हेलीकॉप्टर से इस तरह खींचा गया और एक एक सभी मछुआरों को नाव से निकाल लिया।
साथ ही उन मछुआरों को भी ढूंढ निकाला जो वहीं लापता हो गए थे। इस तरह इन मछुआरों की जान बच गई। यकीनन समंदर का निगरान कोस्ट गार्ड हर मुश्किल, हर हालात से लड़ने में सक्षम है, फिर चाहे वो दुश्मनों को जवाब देने की बात हो या फिर अपने बाशिंदों की जिंदगी बचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देखिए ऋषभ पंत से जुड़ी हुई खबर की कर ली जाए। देखिए टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बारे में पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। पंत ने बताया कि उनकी सर्जरी सफल रही है और वो आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। वो टीम इंडिया में रिकवर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुश्किल समय में साथ देने के लिए बीसीसीआई और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद दिया। ऋषभ पंत का ये ट्वीट उनके प्रशंसकों के लिए बड़ी बात है, बड़ी खुशखबरी है। आखिरी बार उन्होंने क्रिसमस पर ट्वीट किया था जब भारत ने मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीती थी। यानी इस बात को 32 दिन हो चुके हैं। इसके 5 दिन बाद ही वो हादसे के शिकार हो गए थे, जिससे उनके प्रशंसक काफी चिंतित हो गए थे। पर अब अस्पताल के बेड से किए गए नए ट्वीट में ऋषभ ने बताया है कि वो ठीक हैं। साथ ही उन्होंने सभी का शुक्रिया भी अदा किया। यह करीब 2.5 हफ्तों के बाद पंत का पहला ट्वीट रहा। यानी पिछले महीने 30 दिसंबर को जब वो ऋषिकेश के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, तो उसके बाद से उनकी तरफ से कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं आया था। हालांकि मैदान में लौटने में अभी उन्हें काफी समय लग सकता है, लेकिन अब जब ऋषभ की हालत में थोड़ा सुधार है, धीरे धीरे वो सामान्य जीवन की तरफ लौट रहे हैं, तो ऐसे में वो सबसे पहले दिल खोलकर अपने चाहने वालों का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरह से उनके लिए कई लोगों ने दुआएं की, मदद की, उससे टीम इंडिया का यह क्रिकेटर काफी शुक्रगुजार है। ऋषभ पंत ने एक साथ 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में ऋषभ पंत ने लिखा, मैं समर्थन और शुभकामनाओं के लिए काफी विनम्र महसूस कर रहा हूं और सबका आभारी हूं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सर्जरी सफल रही। रिकवरी का रास्ता शुरू हो गया है और मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूं। बीसीसीआई, जय शाह और सरकारी महकमों को धन्यवाद। इसके बाद ऋषभ पंत ने 2 और ट्वीट किए। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं अपने दिल की गहराई से अपने प्रशंसकों, टीममेट्स, डॉक्टरों और फिजियो को भी उनके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को मैदान पर देखने के लिए उत्सुक हूं। ऋषभ पंत का इलाज कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है। उन्हें ऋषिकेश और देहरादून में शुरुआती इलाज के बाद मुंबई में भर्ती करवाया गया था। हालांकि जिस तरह से उन्हें नया जीवन दान मिला, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे इसमें एक भूमिका इन 2 युवाओं की भी है जिन्होंने ऋषभ की मदद की थी। अपने तीसरे ट्वीट में ऋषभ ने इन्हीं का जिक्र किया है। साथ ही इनकी तस्वीर शेयर करते हुए धन्यवाद भी किया। उन्होंने लिखा, मैं सभी को अलग अलग धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इन 2 हीरो ने दुर्घटना के दौरान जिस तरह से मेरी मदद की और अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए मैं रजत कुमार और निशु कुमार को थैंक यू कहता हूं। मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूंगा। ऋषभ अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये भी संदेश दिया है कि वो जल्द और मजबूती के साथ मैदान पर वापसी करेंगे। न सिर्फ ऋषभ पंत का हर प्रशंसक बल्कि हर क्रिकेट प्रेमी उन्हें फिर से बल्ले और ग्लव्स के साथ मैदान पर देखना चाहता है। सभी को उम्मीद है और वो दुआएं भी कर रहे हैं कि ऋषभ जल्द फिर उसी रंग में लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म मिशन मजनू इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है और फैंस इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो क्या है इस फिल्म से सिद्धार्थ और रश्मिका की उम्मीदें, आपको दिखाते हैं। 1957 हमारे भारतीय इतिहास का वो दौर था कि जब लड़ाई खत्म हुई थी और हमारा देश एक नए दौर से गुजर रहा था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक हल्की सी
एक बार फिर से खट्टा मीठा जो रिश्ता है वो फिर से डगमगाया था। और हम जब अपनी आज़ादी के या फिर उस भारतीय इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो हम उन लोगों को हमेशा याद करते हैं जो सामने सोल्जर्स हुए या फिर जो फ्रंट पर लड़े। पर उस लड़ाई में कुछ ऐसे हीरोज भी थे जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते, इतिहास के पन्नों में उनके नाम भी नहीं, लेकिन हमारा सिनेमा कोशिश करता है कि उन हीरोज के सामने ला सके। नाम पे मत जाइए, कहानी एक 1971 की एक स्पाई थ्रिलर है। और सिद्धार्थ, जैसे मैंने कहा कि आपको वैसे बता, सिद्धार्थ के साथ इस बार फ्लेवर ऑफ द नेशन सामी सामी गर्ल रश्मिका भी हैं, तो एक डबल कॉम्बिनेशन है पैन इंडिया के लिए। सिद्धार्थ के जो हमारी देसी मुंडा कुकड़ धमालदा एंड नाउ द गर्ल फ्रॉम हैदराबाद हु एवरीबडी लव्स, रश्मिका एंड सिद्धार्थ की जोड़ी। तो सिद्धार्थ से आपसे शुरू करता हूँ कि मैंने कहा कि एक हीरो को आपने दिखाया था जो हमने शेरशाह में देखा था, लेकिन यहाँ पर जो हीरो है उसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। स्पाइस के ऊपर या फिर जो रॉ एजेंट्स हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमें उनके बारे में सुनने को पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसे में आप जो सिनेमा करते हैं उनसे वो कहानियां पता चलती हैं जो शायद पीछे कहीं दब जाती होंगी। आई थिंक वही कोशिश है मिशन मजनू में। जी बिल्कुल, आई थिंक ये उनके काम का नेचर है कि ये कभी भी पब्लिक डोमेन में ये कहानियां नहीं आ सकती हैं। आपको काफी सालों बाद पता चलता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ तकरीबन, क्योंकि डिटेल्स कभी ये आएंगे नहीं बाहर। ऐसे लोग जो ये काम करते हैं हमारी एजेंसी से, उनके कभी नाम नहीं आएंगे। बट कभी कभी उन्होंने ऐसी चीजें करी हो जिससे हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बेनिफिट करता है, एक देश सुरक्षित रहता है। तो हमारी वही कोशिश है कि 1970s में जो ऐसा एक मिशन हुआ इंडिया की तरफ से, जहां पे इलीगली कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी नेबरिंग कंट्री में, जिसको हमने रोका और उसको डिले किया ताकि जो बैलेंस है वो सिक्योरिटी बैलेंस बना रहे। और मिशन मजनू में यही खास बात है कि इसमें ऐसी काफी रियल लाइफ कैरेक्टर्स और रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हैं, और साथ में एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ या रश्मिका जी प्ले कर रही हैं वो डेफिनेटली फिक्टिशियस है, क्योंकि आपको एक नैरेटिव चाहिए, कहानी चाहिए, और क्योंकि आप किसी स्पाई का असली नाम ले भी नहीं सकते और असली डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी भी पब्लिक डोमेन में। तो मैं एक ऐसा स्पाई प्ले कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में टेलर है, और कैसे वो एक वाइटल इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे फंक्शन करता है, और फिर क्या होता है उसकी ज़िंदगी में या हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, वो आप देखेंगे 20 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर। रश्मिका, आपकी पिछली फिल्म में मैंने देखी सीतारामन, उसमें भी आपका किरदार एक पाकिस्तानी लड़की का था, एंड हाउ इट चेंजेस। और इस बार फिर से आई मीन काइंड ऑफ उसी लुक फील वही है, लेकिन इस बार पूरे तेवर अलग हैं। तो इस बार क्या धमाल मच रहा है? इस बार आई थिंक नसरीन, like the character Nasreen is very different from Afreen that I have done. ये character में बहुत ही मतलब she's got a lot of innocence, और Tariq is a spy but she doesn't know, so she's with a spy without her knowing, and it's you have to watch the film. I can't explain. वैसे दोनों ही आप हेल्दी हो, पीपल लव यू। पर मिशन मजनू की शूटिंग के दौरान कुछ मजेदार वो जो मशीन थी, यू प्लेइंग अ टेलर, और मैंने सुना मशीन भी जो वो 1970 के टाइम की थी जो पैरों से चला करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑथेंटिसिटी कैसे बाकायदा हमने ट्रेनिंग ली उसकी, मैंने ट्रेनिंग ली उसकी, क्योंकि हालांकि कुछ ही सीन है जहाँ पे हम प्रिटेंड कर रहे हैं, बट मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं चाहता था कि यार एटलीस्ट समझ तो आए कि हम क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक अलग रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से टेलर्स के ऊपर, क्योंकि एक स्किल सेट जो है, इतनी बारीकी से वो काम करते हैं, इतना टेक्निकल है वो। शायद आपको देखने में बाहर से आसान लगे कि वो कैसे धागा जा रहा है और सुई में, और एक रिदम होता है उसको बनाने का, या कैसे आपके हाथ चलने चाहिए। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से एक रुमाली काट सकता हूँ शायद एक, और कुछ नहीं, बट उसकी ट्रेनिंग ली ताकि वो पिक्चर में जो भी उसके हिस्से हो वो ऑथेंटिक लगे। चलिए, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वी लव द कॉम्बिनेशन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस न्यू ब्यूटीफुल जोड़ी ऑन स्क्रीन, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मिशन मजनू। ऑल द बेस्ट। देखिए, फिल्म की तो बात हो गई, और अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत हो रही है। दरअसल स्विगी का बैग लादे लखनऊ की सड़कों पर फेरी लगाती एक बुर्का वुमेन की तस्वीर जो है वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी। अब इस महिला को ढूंढ लिया गया है। यूं तो फेरी लगाने वालों की कहानियां हर गली कूचे से निकलना काफी आम बात है,
लेकिन ये कहानी खास हो गई है क्योंकि ये महिला बुर्का पहने स्विगी का बैग लादे गली कूचों में पैदल चलती है और इसकी तस्वीर चर्चा में आ गई थी। लखनऊ की फेरी लगाने वाली बुर्का वुमेन रिजवाना है, जिनका संघर्ष जो है वो अनंत है, लेकिन फिर भी उसे अच्छे दिन की आस है। हर सुबह स्विगी का ये बैग तैयार कर उसे कंधे पर लाद लखनऊ की सड़कों पर रोज निकल जाती है रिजवाना। दरअसल लखनऊ की सड़कों पर बुर्का पहने स्विगी बैग लाद कर घूमते हुए दिखने वाली रिजवाना की तस्वीर वायरल हुई तो लोग पूछने लगे कि आखिर ये बुर्का वुमेन कौन है। तो हमने ढूंढ निकाली रिजवाना, जिसके साथ सामने आई उसके संघर्ष की लंबी कहानी। कड़कड़ाती ठंड में वो सुबह 8 बजे ही अपना स्विगी का बैग लेकर काम पर निकल जाती है। वो हर रोज पैदल करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करती है। मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना, पढ़ा लिखा के अपना उनका पेट पालना और पढ़ा लिखा के उनको इतना मतलब पढ़ा दे के अपने पैरों पे खड़े रहे। रिजवाना स्विगी कंपनी का बैग जरूर लादे है, लेकिन वो स्विगी कंपनी में काम नहीं करती। वो डिस्पोजल जैसे प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, पन्नियां, चाय के कप, इन सभी को बेचती है। स्विगी का बैग उसने डालीगंज से 50 रुपए में एक आदमी से खरीदा था, ताकि वो अपना सारा बेचने का सामान उसमें रख सके। 50 रुपए मिलते हैं मुनाफा, कभी 60 मिलते हैं, कभी 80, कभी 100, बस इतने तक के जो है होता है। फेरी लगाने के साथ ही वो एक घर में खाना बनाने का भी काम करती है, जहां से उसे 3000 रुपए मिल जाते हैं। महीने भर में वो 5 से 6000 रुपए कमा लेती है, लेकिन बच्चों के साथ इतनी कम राशि से गुजारा आसान नहीं। वो फेरी लगाती है ताकि शाम को उनका चूल्हा चल सके और वो अपने साथ साथ अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, उन्हें पढ़ा लिखा सके। उसकी सरकार से एक आदत घर की मांग है, जहां वो रूखी सूखी चटनी रोटी खाकर काम करके गुजारा कर लेगी। अभी तो रिजवाना चौक के जनता नगरी की पतली संकरी गली के अंदर 16x8 के कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। बड़ी बेटी की उसने शादी कर दी है। उसके पति पिछले 3 सालों से मिसिंग है। उसे अभी भी आस है कि उसके रिक्शे चालक पति वापस आ जाएंगे और उनके साथ उसके अच्छे दिन भी लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और शानदार पहला आपको दिखा दें। देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देखिए, हेलमेट पहनकर स्कूटर और बाइक चलाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिस वालों ने नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब का फूल दिया। वहीं बिहार के सहरसा में भी कुछ इसी तरह की पहल देखने को मिली। यहाँ पर देखिए, पुलिस वालों ने बिना हेलमेट पहने हुए लोगों के चालान नहीं काटे, बल्कि चालान के पैसों से लोगों को हेलमेट खरीदने को कहा। बाद में पुलिस वालों ने यही हेलमेट उन्हें दे दिए। एक संदेश देने की कोशिश। सड़क सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट कितना जरूरी है। महाराष्ट्र के पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिनों तक चलने वाली बैठक जो है वो शुरू हो गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई विदेशी मेहमान पुणे पहुंचे हैं। यहां इन विदेशी मेहमानों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मराठी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। रंगीन रोशनी से नहाए इस कार्यक्रम में मराठी लोक कलाकारों ने परफॉर्मेंस दिया, जिन्हें देख विदेशी मेहमान झूमते हुए नजर आए। बाद में ये विदेशी मेहमान अपनी सीटों से उठ गए और कलाकारों के साथ नाचने लगे। किसी ने ढोल बजाया तो किसी ने मंजीरा। ये मेहमान काफी देर तक कलाकारों के साथ इसी तरह मस्ती करते हुए नजर आए।
अब बात बैटल ऑफ बैंड्स की कर ली जाए। ये बैटल आयोजित किया गया है रक्षा मंत्रालय की ओर से, जो नेशनल वॉर मेमोरियल के पब्लिक प्लाजा पर आयोजित किया गया है। ये बैटल ऑफ बैंड्स 15 जनवरी से शुरू हुआ था और 22 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान मेजो बैंड्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी। देखिए ये झलकियां। मध्य प्रदेश के उज्जैन में संस्कृति के रंगों से सजी एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों के साथ झांकियां भी नजर आई। इस यात्रा में महिलाएं अपने सिरों पर कलश रखे हुए नजर आई। असल में उज्जैन में 108 अखंड रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है। इसी सिलसिले में महाकाल की नगरी में ये शोभा यात्रा निकाली गई। इसे आज्ञा यात्रा नाम दिया गया है। इस यात्रा के जरिए भगवान महाकाल से उनके भक्त 108 अखंड रामायण पाठ की आज्ञा मांगने निकले। हमने जो 108 अखंड रामायण के पाठ का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा महाकालेश्वर महाराज उज्जैन की पावन धरा पे विराजित है। बाबा महाकाल से आज्ञा लेकर ही इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। उसी क्रम में कल हमने शिप्रा मैया का भी पूजन करके उनसे आशीर्वाद और अनुमति ली थी। आज बाबा महाकाल से आज्ञा और अनुमति लेके जो 108 अखंड रामायण का एक बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं।